हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और शाहू स्क्रीनिंग के लिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड वालों की भी क्लास 9th में ये चैप्टर है और स्टेट बोर्ड में भी 9th में है। स्टेट में नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर और सीबीएसई में इसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इसमें जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें हैं पहले हम उनको भी कवर करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। ओके। तो पहला है हमारा नाम लिख देता हूं मैं सबसे पहले तो। मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके। सबसे पहले मैटर क्या है सबको पता है। मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम है और मास है वो मैटर है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास प्लस वॉल्यूम है इट इज कॉल्ड मैटर। ओके। नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आपको पता है कि जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एटम कोई भी मैटर है वो सिर्फ एटम से मिलकर बनता है, एटम तो अल्टीमेटली होता ही है क्योंकि मॉलिक्यूल भी एटम से मिलकर ही बनता है। तो इसलिए वो तो होगा ही होगा। ठीक। क्लासिफिकेशन में फिर हम पहले भी कर चुके हैं इसका मैटर का क्लासिफिकेशन। उसमें प्योर इम्प्योर ये दो में बांटा है हमने, और प्योर को हम एलिमेंट या कंपाउंड कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम सीधा बात करेंगे अब अगला मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल से पहले हम थोड़ी सी एटम की बात कर लेते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एटम और एलिमेंट एक ही बात होती है। ठीक है ना। एटम और एलिमेंट एक ही चीज है। एटम को जो नाम देना था भाई किसी भी चीज को, अब दुनिया में एक तरह का एटम तो है नहीं, एटम तो बहुत तरह के हैं। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उनके बीच में कि ये वाला एटम वो वाला एटम, छोटा एटम बड़ा एटम, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो हमको नाम देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने फिर नाम दिया हाइड्रोजन एटम, किसी को क्लोरीन एटम, किसी को सोडियम, इस तरह से। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है जो बनता है? सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, मेन बात ये है। और दूसरी बात ये है ये एटम से मिलकर बनता है। ठीक है ना। एटम से मिलकर बनता है। ओके। मॉलिक्यूल क्या है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और एटम से मिलकर बनता है। अब मॉलिक्यूल भी काफी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वैसे मेनली मेनली तो मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा होमो एटॉमिक, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं किसी चैप्टर में, होमो एटॉमिक। और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक। ठीक है। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या है? जो एक जैसे, होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब अलग अलग। होमो एटॉमिक मतलब जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि O2, जैसे कि N2, जैसे कि Cl2, जैसे कि P4, जैसे कि S8, जैसे कि O3। ये सब के सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक जैसे एटम के कॉम्बिनेशन से बने। हेटेरो एटॉमिक क्या है? जो अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से बने, जैसे कि H2O, जैसे कि CO2, जैसे कि NaCl, जैसे कि HCl, जैसे कि। ठीक है। तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को ही हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं। रिमेंबर, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को ही हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे, इसे कंपाउंड नहीं कहेंगे। आगे बात सुनिए। इसके बाद एक चीज हमें पढ़नी होती है जो बड़े काम की है, दैट इज, अगली एक चीज है हमारी एटॉमिसिटी। ठीक है। अगला है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, किसी भी चीज का जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है वही उसकी एटॉमिसिटी है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इसके भी यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या क्या हो सकती है? पहला हो सकता है हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक क्या है? मोनो मतलब मोनो मतलब एक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं उसी को बोलेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एटम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बन जाए? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। नोबेल गैसेस में ऐसा होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने हैं। ओके, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला आएगा हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि अगला है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम दो एटम, जो दो एटम से मिलकर बने हो। जैसे कि क्या हो सकता है हमारा H2, O2, Cl2, N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ दो एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल हैं। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगला होगा हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलकर बने हैं। तो पहला एग्जांपल तो इसका ओजोन हो गया, O3 होता है, आपको पता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? H2O, CO2 और NO2। यह है कि नहीं, है सारे के सारे ट्राई एटॉमिक। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 3। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यानी कि 3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक हो सकता है हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, बोले तो 4 एटम। सबसे पहला इसका एग्जांपल है फास्फोरस। याद रखिए, फास्फोरस की क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? जनरली 2। इन सब की एटॉमिसिटी है 1। फास्फोरस की एटॉमिसिटी है 4। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस के एटम पाए जाते हैं। इसके अलावा हो सकता है हमारा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा हो सकता है हमारा अमोनिया। इसके अलावा हो सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारे के सारे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इसके बाद एक आता है हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना। इसके बाद है हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि पॉलीटॉमिक मतलब हो गया, जैसे पॉली मतलब हो गया एक से ज्यादा, मैनी। पॉली का मीन वैसे तो होता है मैनी, यानी ज्यादा, लेकिन कितने ज्यादा ये नहीं पता। तो जनरली क्या होता है कि मोनोएटॉमिक के अलावा जितने भी हैं हम इन सबको पॉलीटॉमिक, की डाई ट्राई टेट्रा, ये जितने भी है ना, ये सारे पॉलीटॉमिक हैं। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें काफी सारे एटम हो, काफी सारे इन द सेंस कम से कम एक दो से ज्यादा ही हो। ठीक है ना। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे पॉलीटॉमिक की कैटेगरी में, डाई ट्राई ये वाला नहीं, क्योंकि मोनो का मतलब सिर्फ एक होता है और पॉली का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है। तो ये जितने हैं ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा H2SO4, HNO3 और K2Cr2O7, ये जितने भी बड़े बड़े जिसमें नंबर ऑफ एटम काफी ज्यादा होते हैं, ये सारे के सारे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है, तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3, यानी कि 7। K2Cr2O7 की K2Cr2O7, तो यानी कितने हो गए टोटल 11। तो इस तरह से एटॉमिसिटी भी निकाली जा सकती है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इसके बाद अगली चीज है हमारी कि आपको पॉली एटॉमिक आयन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। पॉली एटॉमिक आयन, इससे पहले हम लोग जरा पहले नॉर्मल आयन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि आयन होता क्या है। आयन आयन क्या होता है? मतलब चार्ज पार्टिकल, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर चार्ज है। चार्ज पार्टिकल, आपको पता है कि चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन। ठीक। कैटायन जनरली कौन फॉर्म करता है? आपको पता है कि मेटल फॉर्म करते हैं। ये कौन फॉर्म करता है? ये नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। ठीक। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जैसे कि Na+, K+, Mg+2, Ca+2। ठीक है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे O-2, N-3, Cl-1, F-1 और S-2, P-3। ये सारे के सारे एनायन है, नेगेटिव आयन। क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि अगर आपको कैसे पता लगेगा कि किसी एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है, तो देखो जैसे मान लो कोई एलिमेंट X है, कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा? तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल, कि ये मेटल है या नॉन मेटल। अगर ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नॉन मेटल है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। मेटल तो पॉजिटिव, नॉन मेटल तो नेगेटिव, पहली बात। फिर दूसरी बात, चार्ज कितना आएगा, 1 2 3 4 नंबर क्या आएगा, उसके लिए हमें इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। मान लो X की वैलेंसी 2 है तो 2, इसकी वैलेंसी 3 है तो 3। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट, जैसे क्वेश्चन है नाइट्रोजन कौन सा आयन फॉर्म करता है, तो सबसे पहले N, नाइट्रोजन।
आयन यानी कि पहले तो प्लस माइनस का पता लगाओ, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है यानी कि माइनस, फिर चार्ज कितना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो यानी कि n-3। इसी तरह से ऑक्सीजन नॉन मेटल है माइनस, वैलेंसी 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम मेटल है तो यानी कि प्लस, वैलेंसी कितनी 3 यानी कि Al+3। तो इस तरह से कौन सा एलिमेंट कौन सा आयन फॉर्म करता है ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। क्लियर? आपको थोड़ा वैलेंसी का ज्ञान होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल का ज्ञान होना चाहिए, छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे मान लो आपको दे रखा है कोई एलिमेंट है एक्स, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म ऑफ क्लोराइड XCl3। मान लो एक एलिमेंट है वो XCl3 फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, आपको इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो देखो जो डेटा दिया है वो पहले उसको समझो। कंपाउंड बना है XCl3, आपको पता है X और Cl के बीच में ये कंपाउंड बना है, X की वैलेंसी हमें नहीं पता, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब आप खुद सोचो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूं कि फाइनल इसका XCl3 इसका वैल्यू आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तभी क्रिस क्रॉस मेथड से XCl3 बनेगा ये। तो यानी कि X की वैलेंसी कितनी है 3। तो जो डेटा दिया है उससे हमें क्या पता लगा, उससे हमें X की वैलेंसी पता लगी। तो X की वैलेंसी कितनी आ गई 3। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो X और O। X की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्या फॉर्म होगा X2O3। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से काफी सारी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। तो ऐसे काफी कंपाउंड आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के पॉलीएटॉमिक आयन को थोड़ा समझ लो। नेक्स्ट टर्म है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयन देखते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन जो है हमारा, पॉलीएटॉमिक मतलब मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, और आयन का मतलब हो गया उसके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए। तो पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि एक से ज्यादा है, अ ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्ज, फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट इट शुड कंटेन चार्ज। अ ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्ज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। तो जैसे कि पॉजिटिव में एक ही होता है जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम। और हाँ, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसकी वैलेंसी होती है। अमोनियम के बाद हाइड्रोक्साइड OH-1, दिस इज हाइड्रोक्साइड। इसके बाद कार्बोनेट CO3-2, दिस इज कार्बोनेट। क्लियर? SO4-2, दिस इज सल्फेट। ठीक है। इसके बाद नाइट्रेट NO3-1, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। और इसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3-1, दिस इज बाइकार्बोनेट। ठीक है। देखो इससे बनता है Na2CO3 और इससे बनता है NaHCO3। ये है हमारा वॉशिंग सोडा, ये है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। इसके अलावा MnO4-1, इसको बोलते हैं परमैंगनेट, परमैंगनेट। इसके बाद होता है ClO-ClO3, ClO3-1, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोरेट, क्लोरेट। इसी क्लोरेट से एक कंपाउंड बनता है KClO3, जो आपके सिलेबस में है। इसको हीट किया जाता है तो ये बनाता है KCl प्लस ऑक्सीजन। ये लैब में ऑक्सीजन बनाने की मेथड भी है। ठीक, इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मेन आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा इसमें पूछा जाता है समझना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एन एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट है Z, ठीक है, एन एलिमेंट Z फॉर्म फॉर्म अ क्लोराइड ZCl3, या ऑक्साइड या कुछ भी दे सकता है। मान लो ZCl3 फॉर्म कर रहा है, आपसे पूछेगा इसके Z के सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। तो मैंने कहा कि जो गिवन डेटा होता है उससे पहले आप इसकी वैलेंसी पता करो। Z और Cl के बीच में ये कंपाउंड बना है, Z की वैलेंसी हमें नहीं पता, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो खुद सोचो Z की वैलेंसी क्या हो सकती है जिससे ZCl3 फॉर्म हो, यानी कि 3 होगी। साफ दिख रहा है 3 होगी। तो Z की वैलेंसी कितनी आ गई 3। फॉर्मूला पूछा है इसके सल्फेट का, तो Z लिखोगे और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4-2। Z की वैलेंसी 3 निकाली है, सल्फेट की वैलेंसी, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी यानी कि 2। क्रिस क्रॉस फॉर्मूला आएगा Z2। और पॉलीएटॉमिक आयन का मल्टीप्लिकेशन अगर एक से बड़े नंबर यानी कि 2 या 3 से हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा SO4 और बाहर 3, Z2SO4 का होल थ्राइस। इसको इस तरह से लिखेंगे।
आई बात में? इसी तरह से मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है कि एक एलिमेंट है एक्स, ये फॉर्म करता है ऑक्साइड, एक्स का जो ऑक्साइड है वो है एक्सओ, ठीक है, एक्सओ। तो इसके कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा है, इसके कार्बोनेट का, नाइट्रेट का और सल्फेट का मान लो, चलो पूछ लिया, सल्फेट का या फॉस्फेट का, ठीक। कैसे करना है? पहली बात तो एक्स एक्सओ फॉर्म कर रहा है, ठीक। हमको एक्स की वैलेंसी नहीं पता, तो एक्सओ ऐसा बना होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। कुछ सोचो ये एक्सओ कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर इसकी वैलेंसी भी 2 ही, 2 से 2 कैंसिल, तभी जाके एक्सओ बन पाएगा। इससे पता चला कि एक्स की वैलेंसी कितनी है, 2। पहली बात, एक्स की वैलेंसी कितनी है, 2। यहां तक क्लियर है? अब एक्स की वैलेंसी 2 है तो सारे बना दो, एक्स का कार्बोनेट बनाओ, XCO3-2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा XCO3। ये है कार्बोनेट का फॉर्मूला। नाइट्रेट का फॉर्मूला, एक्स नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रिस क्रॉस एक्स NO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। सल्फेट का फॉर्मूला इसका आएगा XSO4, और फॉस्फेट का फॉर्मूला देख लो, ये रहा एक्स, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4-3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, क्रिस क्रॉस आएगा X3PO4 का होल ट्वाइस, ट्वाइस। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये था हमारा कुछ कंपाउंड बनाने के तरीके, ठीक है ना। इसी के ऊपर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आना चाहिए आपको, पॉलीएटॉमिक आयन वगैरह आने चाहिए, और किस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बनाए जाते हैं, ये बात भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जनरली वैसे 5 लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, और हम मतलब बाकियों से कभी क्वेश्चन पूछे भी नहीं आते। ये लुसॉक का लॉ है, इससे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो बारी बारी से देख लेते हैं जल्दी से। पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये दिया किसने था? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे एंटनी लवोइजियर, इनका नाम है एंटनी लवोइजियर, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो एंटनी लवोइजियर ही हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बात और समझो, इसी लॉ की वजह से एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ये लॉ क्या कहता है? देखो, मास के कंजर्वेशन की बात करता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होगा। सपोज करो कि x प्लस वाई ने मिलकर मान लो z बनाया है, ठीक है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर ये चीज क्या है? रिएक्टेंट, ये चीज है हमारी रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास मान लो, अगर क्या बोलते हैं, सपोज करो ये 50 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का भी मास 50 ग्राम ही आएगा। ये लॉ यही कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है। क्लियर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नॉट बी चेंज, जो पहले मास था मास वही रहेगा, भले ही कंपाउंड बदल जाए, नई चीज बन जाए, उसका प्रॉपर्टी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास सेम रहेगा। ये लॉ यही कहता है। ओके, तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सपोज करो आपको बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, मान लो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और उसके साथ मान लो 50 ग्राम HCl की रिएक्शन करवाई है, और उसके अंदर बना है कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर बना है वाटर, इसके अंदर बना है CO2, और सपोज करो आपको इसका मास दे रखा है 100 ग्राम, इसका मास दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है, और साथ में इन इसमें भी इनके भी मास बता रखे हैं। मान लो इसका मास दे दिया है कि ये बनेगा, सपोज करो मान लो ये 90 ग्राम बन रहा है, और वाटर मान लो इसमें बना है 20 ग्राम, पूछेगा CO2 का मास कितना है। तो देखो, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको पता है कि दोनों का मास बराबर होगा, यानी कि ये टोटल है 150 ग्राम, और ये भी टोटल 150 होना चाहिए, तो ये 90 और ये कितना हो गया, इसको x मान लो, तो 110 ग्राम प्लस x, इस तरह से हो गया। आपको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 110 यानी कि 40 ग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसके होते हैं। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद अगला है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। कांस्टेंट मतलब कोई चीज कांस्टेंट है, नियत है, और डेफिनेट का मतलब भी कोई चीज नियत ही है, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई चीज फिक्स है, इसका मतलब यही है कि कोई चीज फिक्स है। क्या है ये लॉ समझना। पहली बात तो ये दिया किसने था, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था। तीसरा लॉ डाल्टन का था, ये वाला नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो कौन से साइंटिस्ट थे। ठीक है, अभी बीच में याद आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल ये लॉ क्या कहता है इसको जरा ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसी चीज के कांस्टेंट होने की बात करता है। क्या कांस्टेंट है, देखो समझो। आपको पता है कि एटम प्लस एटम, एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी, जैसे कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, और दोनों में जो उसके मास का रेशियो है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, ये लॉ कहता है कि जब अलग अलग एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उस कंपाउंड में उन एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स रहता है। जैसे कि मान लो सपोज करो वाटर है। अब अगर वाटर किसी भी सोर्स से बने, वाटर चाहे किसी भी तरीके से बनाया गया हो, लैब में बनाया गया हो, या किसी सी वाटर है, या किसी नदी का पानी है, या टैप वाटर है, उसमें एलिमेंट फिक्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके मास का रेशियो भी फिक्स है। दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1:2, और रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आ जाएगा 1:8। ये मास फिक्स है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, 1:8 ही रहेगा। इसी प्रकार मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का मास कितना होता है 12 रेशियो, ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन है कितने 2, यानी कि 16 to 32, तो ये फाइनल कट कटा के आएगा 3:8। तो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, तो 3:8। आपको क्या करना है, बस इनके जो मास हैं वो लिख देने हैं, और उनका सीधा सीधा जो रेशियो आएगा वो। जैसे मान लो H2SO4, H2SO4 में पता है कि हमारे 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सबके मास का रेशियो निकाल लो। हाइड्रोजन का आएगा 2 क्योंकि 2 है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का आएगा 16 चौक 64, 64। ये आपस में कटेंगे तो आ जाएगा 1:16 रेशियो, ये आ जाएगा 32। तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 1, 16 और 32। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जनरली इस पे कैसे पूछा जाता है, थोड़ा इसको समझना एक बार। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 63 ग्राम H2O टू फॉर्म 62 ग्राम 63 ग्राम H2O। ठीक है, कह रहा है कि 63 ग्राम वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और इनके मास का रेशियो 1:8 है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपने पढ़े होंगे रेशियो के क्वेश्चन, तो हमें अगर मान लो टोटल वैल्यू 63 दे रखी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x रेशियो 8x इक्वल टू 63, ऐसे ही है। इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9x इक्वल टू 63। हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बता देंगे कौन सी चीज कितनी यूज होने वाली है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो यानी कि अब ये सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए इसके लिए 7 ग्राम। ठीक है, और ये कितना चाहिए, हाँ ऑक्सीजन कितना चाहिए 56 ग्राम। क्लियर। तो इसी से कुछ मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि क्वेश्चन है, मान लो व्हाट मास ऑफ कार्बन, व्हाट मास ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, मान लो 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ
24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कार्बन कितना चाहिए अगर CO2 बनने वाला हो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाया जा रहा हो और क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन का कितना मास चाहिए। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 3:8। क्लियर। और ये कितना दिया है 24, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है 24 ग्राम, पूछा है कार्बन कितना होगा। तो देखो कॉमन सेंस वाली भी बात है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस समझो 3:8 का मतलब क्या है कि 8 ग्राम के साथ में 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है, तो 16 के साथ में 6 करेगा और 24 के साथ में 9 करेगा, तो सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा कार्बन यानी कि 9 ग्राम चाहिए। क्लियर। तो एक बात और समझो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने दो चीजों को मिला दिया तो उनमें रिएक्शन हो ही जाएगी। रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, भाई ये फिक्स है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में 3 ग्राम कार्बन ही रिएक्ट करेगा। अगर आपने 5 ग्राम कार्बन ले रखा है और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले रखा है तो सिर्फ 3 ग्राम रिएक्शन करेगा, 2 ग्राम बच जाएगा। ठीक है ना। ये गेलुसॉक का जो लॉ है, ये कुछ अवोगाद्रो लॉ है जो इस तरह के, जो यही बताते हैं कि ये लॉ यही समझा रहा है कि चीजें फिक्स हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर वाटर बना रहे हैं तो उनका फिक्स है कि 1:8 में ही कंबाइन करेंगे, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, उससे कम भी नहीं करेगा, कम से कम उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो बच जाएगा। आगे बस में तो इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। लॉ हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये मेनली दो ही लॉ हैं हमारे पास। हाँ, इसका मुझे नाम याद आ गया साइंटिस्ट का, इसका नाम है, ये लॉ दिया था, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है, जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट। देखो यही होता है, कभी कभी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं लेकिन इतना ज्यादा उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी अगर आपके साथ ऐसा हो कि मान लो कोई चीज आपको लगता है आपको आती है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमें पता है कि हमें नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। हमें पता है कि हमें नहीं आता तो हम उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। दिक्कत तब होती है जब हमें पता है कि ये हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है और बावजूद उसके भी वो हमारा वहाँ सॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो कभी कभी छोटी छोटी चीजें भूल सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं भूल गया इसको, ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन ठीक है, एक नाम है यार, भूल सकता है इंसान, इसमें क्या बड़ी बात है, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ो और पूरा पेपर खत्म होने तक 2 ढाई 3 घंटे में कभी ना कभी वो तुमको याद आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वैसे तो 4 ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएगा, है ना, वहां तो ऑप्शन ही होंगे आपके पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये दिया था जॉन डाल्टन ने सबसे पहले, तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, ठीक है ना। केमिस्ट्री में डाल्टन, फिजिक्स में न्यूटन ने काफी टन किया है दोनों ने मिलकर, मतलब काफी सारी चीजें बनाई हैं जिसको हम पढ़ते हैं, काफी कुछ ऐसा है इनके बारे में पढ़ने लायक। ये लॉ क्या कहता है, देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करता है। मल्टीपल मींस कुछ वेरिएबल चीज है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऐसा समझाता है कि दो एलिमेंट मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्या सिर्फ वाटर फॉर्म करते हैं, या उससे अलग भी कुछ करते हैं। तो आंसर है अलग भी करते हैं, जैसे कि वाटर भी फॉर्म करते हैं और H2O2 ये भी फॉर्म करते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपस में 5 तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये 5 तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन मिलके आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि दो एलिमेंट मिलके आपस में एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें जो इनके, अगर इन दोनों में से जितने भी कंपाउंड है इनमें से अगर किसी एक का मास फिक्स कर दिया जाए तो बाकी दूसरों का मास का रेशियो एक होल नंबर रेशियो होता है। ये थोड़ा पेचीदा लॉ है, इसमें थोड़ा कुछ चीजें समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ऐसे समझना ध्यान से। लॉ क्या कह रहा है समझाता हूँ मैं तुमको। जैसे कि मान लो ये है, अब जैसे H2O है और H2O2 है, इन दोनों में से किसी एक के मास को फिक्स कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 16, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 2 है, तो 16 टू 32। एक के मास को फिक्स कर दिया हमने, हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, ठीक। तो इन दोनों का जो मास का रेशियो यानी कि 16:32 या आएगा 1:2। यही वो बोलना चाह रहा है कि बाकियों के मास का रेशियो होल नंबर रेशियो होगा, वो वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती। इसी प्रकार मान लो SO2 और SO3 को देख लो, इसमें भी सल्फर का मास फिक्स है। दोनों में अगर देखा जाए तो सल्फर, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो आएगा 32:32 और यहाँ पर आएगा 32:48। तो 32 दोनों जगह फिक्स है। बाकी 32:48 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कटपिट केस की वैल्यू आएगी 2:3। तो एक होल नंबर रेशियो है ना, बस यही ये लॉ कहता है
कि जब दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके आपस में, जब कोई भी दो या तीन एलिमेंट, दो ही एलिमेंट वैसे मेन होते, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक के मास को फिक्स कर दिया जाए तो बाकियों के मास का रेशियो अब एक होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, बस यही ये लॉ बोलता है और काफी आसान सा लॉ है। तो ये कुछ चीजें हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम में क्या आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो लॉ किसने दिया है ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा चौथा लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, और पांचवा है हमारा गेल-सॉक लॉ ऑफ वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे है इसमें मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब चीजें हैं, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। बाय।